वेंदो फोरेंस के नए एपिसोड में हम हिजू और इना को देखते हैं, जहाँ इना देखती है कि हिजू को सब कुछ जानने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ हिजू साउन के कहे हुए बातों को सोचने लगती है। फिर इना कहती है, मैं जानती हूँ ये शादी तुम्हारी माँ के कहने पर हुई थी, लेकिन साउन के फैमिली ने हमें धोखा दिया है और मैं इसके पीछे जितना भी राज है मैं सब कुछ पता कर लूंगी। फिर वो जाने लगती है। तभी इना कहती है, ये मैंने चुना था, मैंने उससे शादी करने का चुना था। जो सुन इना तो चौंक गई होती है, लेकिन वो बहुत खुश होती है और हिजू से कहती है, तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब हम छोटे थे और तुम मुझे दीदी कहकर बुलाती थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तभी जो इना से उस रिपोर्ट के बारे में पूछती है कि ये डीएनए रिपोर्ट उसे किसने भेजा था। तो इना कहती है, ये मुझे भी नहीं पता किसने भेजा था, हमारी फैमिली ने नहीं भेजा था, लेकिन हो सकता है सावन के फैमिली ने भेजा हो। इधर हम सावन को देखते हैं जो उस घर के आग में बुरी तरह से फंस चुका था, जहाँ उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। फिर हम मीजू को देखते हैं जो सावन को लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। तब वो परेशान होकर पुलिस को कॉल करती है और मिसिंग पर्सन का रिपोर्ट करती है, जहाँ पुलिस वाले कहते हैं हो सकता है आपके पति देर रात तक काम करते हो और हम एक ही रीजन की वजह से इस रिपोर्ट को फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो कि उन्हें कोई धमकी दे रहा था गायब करने की। तब हिजू कहती है, हाँ मेरे पति को धमकी दी जा रही थी उन्हें मारने की। तब पुलिस वाला हिजू से उसके पति का नाम पूछता है, जो हिजू नहीं बता पाती और कॉल काट देती है। और हम हिजू को उसके सास और ससुर के घर पे देखते हैं, जहाँ हिजू सीधे उनसे सावन के मिसिंग रिपोर्ट को फाइल करने को कहती है, जहाँ सावन के डैड चौंक गए होते हैं हिजू को बोलता हुआ देखते हुए। तब मिस्टर मिन जो कि सावन के डैड के लिए काम करते हैं, सावन के बारे में पता करने के लिए वहां से जाते हैं। फिर हिजू कहती है, मुझे पता है सावन के दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो उसे 15 साल तक क्यों छुपा कर रखे थे। और वो इन दोनों से उसका रीजन पूछ रही थी। और वो यहाँ पे ये भी कहती है, कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से वो नकली सावन को लाए थे। फिर हम मिस्टर मिन को देखते हैं जो किसी से बात कर रहे होते हैं। फिर वो इनके रूम में आते हैं और इन्हें बताते हैं कि सावन के नाम पे किसी को कोई भी रिपोर्ट नहीं किया गया है। तब सावन की माँ हिजू को वहां से जाने के लिए कहती है। तब हिजू वहां से चली जाती है। जहाँ हिजू बाहर होती है तभी उसके पास मिस्टर मीन आते हैं और वो हिजू से पूछते हैं, सावन को धमकी देने वाले के बारे में कितना कुछ मालूम है। तो हिजू कहती है, वही कुछ जो पुलिस को मालूम है। तो मिस्टर मीन हिजू से कहते हैं, क्या उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो हिजू कहती है, किसके बारे में। फिर हम हिजू को उसके कार में देखते हैं, जहाँ उसके चेहरे का पूरा रंग ही उतर गया होता है। और हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ मिस्टर मीन उसे बता रहे होते हैं कि जब सावन छोटा था तो उसकी आंखों की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वो कलर्स को नहीं पहचान सकते थे। जहाँ प्रिजन में ही जो किडनैपर के बारे में सोचती है और उसके आंखों के बारे में भी और उसके कहे हुए बातों के बारे में, जहाँ वो हिजू से बोल रहा होता है कि इस पूरी दुनिया में सावन को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तभी उसे सांगू का कॉल आता है और वो कॉल उठा लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सावन का इलाज चल रहा है। जहाँ वो सावन के बारे में सोच सोच कर बहुत बेचैन हो रही थी और सांगू से पूछ रही थी कि आखिरकार क्या हुआ था। फिर हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सांगू उस फिशरमैन से मिलने आया होता है जिनका नाम जिनसोक होता है। जहाँ जिनसोक को लग रहा था कि वो पुलिस वाला है, तब सांगू उन्हें अपना कार्ड देते हुए अपना इंट्रो देता है, लेकिन वो उसे अपने शॉप से बाहर निकाल देते हैं। फिर हम सांगू को वापस लौटते हुए देखते हैं और तभी उसने देखा था सावन को उस तरफ जाते हुए, जहाँ वो सावन के पीछे आया था। जहाँ वो देखता है कि उस शॉप में आग लगी थी और वो जैसे तैसे करके सावन और जिनसो को बचा लेता है और सीन फिर जेल में आ जाते हैं। तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाते हैं और उन्हें वेट करने को कहते हैं जब तक उसे होश न आ जाए। जहाँ सावन को उसके केबिन में ले जाया जा रहा होता है, जहाँ हिजू उसे देखते हुए बहुत रो रही थी। फिर हम हिजू और सावन को उनके केबिन में देखते हैं, जहाँ हिजू की हालत बहुत खराब थी। जहाँ वो सावन से बातें कर रही होती है, ये सब तुम्हारे लिए बहुत डरावना होगा, तुम खुद को अकेला फील कर रहे होगे। मैं जब भी अकेले रहती थी और मुझे चोट लगता था तुम हमेशा मेरे साथ रहते थे, लेकिन तुम्हारा क्या। लेकिन अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगी, इसीलिए जल्दी उठ जाओ। फिर हम यूरी को देखते हैं, तभी उसके पास रिपोर्टर जांग आ जाते हैं जो सावन के दोस्त भी हैं और वो यूरी से उन्हीं गायब हुए बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। वो उन्हें बता देती है ट्विंस के बारे में। फिर हम किडनैपर को देखते हैं जो जानवरों की तरह मछलियों को काट रहा होता है। तभी उसके मास्टर का उसे मैसेज आता है, जहाँ वो फिशिंग शॉप में आग लगाने के बारे में पूछ रहे होते हैं,
जहाँ किडनैपर कहता है ये सब मैंने नहीं किया, तो मास्टर कहता है तुम्हें ये सब बंद करना होगा, मैं तुम्हारी गलतियां नहीं समझ सकता हूँ। फिर हम शाम को देखते हैं जो सो रहा होता है और सपना देख रहा होता है, जहाँ हम यंग शाम को देखते हैं जो मछलियों को पकड़ रहा होता है। फिर वो वापस घर आता है जहाँ वो अपने फादर को जांग हो जो कि इसके दादाजी हैं उनके साथ कुछ बातें करते हुए देखता है। जिसके बाद वो अपने फादर जिन होप से इसके बारे में पूछता है, तब जिन होप उसे एक रूम में जाने को कहते हैं और पूरी रात उसी में रहने को कहते हैं, बाहर निकलने से साफ मना कर देते हैं। फिर हम शाम को देखते हैं जिसकी नींद खुलती है और वो अपने रूम से बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि नदी में जांग हो एक बच्चे को डुबो रहे होते हैं और यही बच्चा असली साउन होता है। लेकिन तभी जिनियो को वहां आकर साउन को वापस छुपा देते हैं। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ साउन बहुत डरा होता है और उस रूम से बाहर आता है। तभी उसके सामने जांगो आ जाते हैं और जांगो साउन से कहते हैं कुछ मॉन्स्टर बनाए जाते हैं और कुछ मॉन्स्टर जन्म ले लेते हैं और वो मॉन्स्टर मेरी फैमिली में जन्म लिया था, इसीलिए मैं उसे अपनी फैमिली बर्बाद नहीं करने दे सकता था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, अब मैं अपने पोते की जगह पे उसे ला सकता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ। और वो यहाँ शाम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद शाम की नींद खुल जाती है और उसके सामने हिजू होती है। तभी जो डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर जाती है, जहाँ उसे सॉन्ग मिलता है और वो उसे साउंड के बारे में बता देती है और वहाँ से चली जाती है। तब सॉन्ग साउंड के रूम में आता है और साउंड को बताता है ये मेरे पापा का हॉस्पिटल है, तो तुम्हारे बारे में कोई भी खबर बाहर नहीं जाएगी। फिर वो बाहर जाने लगता है तो साउंड उससे जिनियो के बारे में पूछता है। इधर हम मीजू को देखते हैं जो बाथरूम में फूट फूट कर रो रही थी। फिर हम साउंड और सॉन्ग को देखते हैं जो जिनियो के केबिन के बाहर होते हैं, जहाँ जिनियो को अभी होश नहीं आया होता है। तब सॉन्ग साउंड से जिनियो का रिश्ता पूछता है, तो साउंड उसे बताता है इन्होंने मुझे बड़ा किया है और इनका नाम सांगून है। तब सांगू पूछता है इन्होंने तुम्हें बड़ा किया इसका क्या मतलब हुआ? तो साउंड कहता है ये पर्सनल मैटर है। फिर सांगू पूछता है क्या हिजू इस पर्सनल मैटर में शामिल है? तो साउंड कहता है हिजू मेरी फैमिली है, तो तुम्हें उसके बारे में कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो साउंड कहता है तो तुम उसे छुपा कर क्यों रखते हो? तो साउंड कहता है मैं उसे दुनिया के सामने क्यों लाऊं? जो भी मेरी पर्सनल कहानी है वो जल्द ही बाहर आ जाएगी, जिसके बाद मुझे सफर करना होगा। क्या तुम चाहते हो हिजू को भी मेरे साथ सफर करना पड़े? जहाँ साउंड की बोलती बंद हो जाती है। फिर हम साउंड को उसके केबिन में देखते हैं जहाँ वो अपने मोबाइल को देखता है, जहाँ वो देखता है कि उसके मोबाइल पे हिजू का बहुत सारे मैसेज आए होते हैं, जहाँ हिजू ने उसे बार बार एक ही मैसेज किया होता है तुम कहाँ हो, तुम्हारा कॉल क्यों नहीं लग रहा है, कब तक घर आओगे। जो सब देखने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ नर्स आ जाती है तो साउंड नर्स से हिजू के बारे में पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि हिजू वहाँ नहीं है। इधर हम हिजू को घर पे देखते हैं जहाँ हिजू साउंड के पूरे कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है, जहाँ उसने पूरा सामान तहस नहस कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि वो किडनैपर को मोबाइल को ढूंढ रही होती है जो उसे मिल जाता है। फिर हम साउंड के फादर को देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वो घर में ही रिपोर्टर्स के साथ एक इवेंट कर रहे होते हैं, जहाँ वो सबको दिखा रहे होते हैं वो डेली लाइफ में क्या क्या करते हैं। जहाँ वो रिपोर्टर्स को बताते हैं मैंने आज एक गेस्ट को भी बुलाया है। तभी उनके घर का बेल बजता है और हम देखते हैं कि वो इना होती है। फिर हम मीजू को देखते हैं जो ड्राइव कर रही होती है और पुलिस स्टेशन आती है। तभी उसके सामने सावन आ जाता है। तो मीजू पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सावन भी पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? और हम देखते हैं कि वो अपने साथ किडनैपर का मोबाइल लाई होती है, जिसका मतलब वो पुलिस स्टेशन खुद को रिपोर्ट करने के लिए आई थी। जहाँ सावन उसे ये सब करने से रोकता है, लेकिन हिजू उसे कहती है तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम सावन नहीं हो। मैं ये भी जानती हूँ असली साउंड कौन है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है और मुझे तुम्हें उससे बचाना है। तो साउंड कहता है तुम क्या जानती हो, तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें भी हर्ट होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ, इसलिए तुम कुछ भी मत करो। तुम्हें पता है मैं अब तक ये सब क्यों बर्दाश्त करते आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। और वो हिजू को हक कर लेता है। फिर हम साउंड के डर और रीना को देखते हैं जो एक साथ खाना बना रहे होते हैं, जिसके बाद रीना साउंड के फोटो को देखते हुए कहती है मुझे ये जानना था कि आखिरकार साउंड किसके जैसा दिख रहा है। तो साउंड के डैड कहते हैं वो मेरे जैसा दिखता है। तभी रीना कहती है कि आपके पास कोई पुराने फोटोज हैं जो हमें दिखा सकते हैं? तभी एक रिपोर्टर रीना से पूछते हैं आप दोनों ने शादी के बाद कोई भी ऑफिशियल इवेंट एक साथ अटेंड नहीं किया है, तो आज क्यों? तो रीना कहती है शादी से पहले जिस साउंड को मैं जानती थी और शादी के बाद जिस साउंड को मैं जानती हूँ वो दोनों अलग हैं। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है, जहाँ साउंड के पेरेंट्स की जो हालत खराब हो गई थी। तभी मिस्टर मी वहाँ एक पार्सल लेकर आते हैं, जो देख साउंड के डैड बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये पार्सल उन्होंने मंगाया था।
लेकिन पार्सल खोलने के बाद वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि उसमें मरी हुई मछलियाँ थी, जो देखने वो शाम की माँ दौड़ कर बाहर जाती हैं। जहाँ वो देखते हैं कि कोई स्कूटी से भाग रहा होता है, तब वो उसका पीछा करने लगती हैं, जहाँ स्कूटी वाला आदमी इन्हें उल्लू बना देता है। फिर हम मीना को देखते हैं जो वहाँ से जा रही थी, तभी शाम के डैड उसे रोकते हैं और पूछते हैं तुम ये सब क्या कर रही थी, तो इना कहती है वही जो पहले करना चाहिए था। फिर हम हिजू और शाम को देखते हैं जो एक साथ है कि बिस्तर पर होते हैं हॉस्पिटल में। तो शाम कहता है अगर फ्यूचर में मैं कभी गायब हो गया तो तुम मुझे कभी ढूंढना मत, सिर्फ वेट करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर वो दोनों एक साथ सो जाते हैं, जहाँ हिजू तो सो गई होती है लेकिन शाम जगा होता है। तभी उसे शामू का कॉल आने लगता है जो उसे बताता है कि सावन को होश आ गया है। फिर हम सावन को उसके फादर सावन के साथ देखते हैं, जहाँ सावन से माफी मांगते हैं और कहते हैं मुझे उस वक्त उसे नहीं बचाना चाहिए था। और हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जांगो ने सावन को मारकर सांगुन को ये सब संभालने को कहा था, लेकिन जब सांगुन सावन को दफनाने के लिए ले जा रहे थे तब वो देखते हैं कि उस वक्त सावन जिंदा था और वो उसे बचा लेते हैं। जहाँ वो सावन को बता रहे होते हैं कि वो बड़ा तो हो गया लेकिन उसका कमीनापन कभी कम नहीं हुआ। फिर सावन सावन से किसी काले बैग के बारे में पूछता है क्योंकि उसी काले बैग का इस्तेमाल उसके दादाजी किया करते थे किसी भी बच्चे को मारने के बाद उसे दफनाने के लिए। फिर हम सावन की माँ को देखते हैं जो अपने ही किसी घर में आती है, तभी वहाँ किडनैपर आ जाता है जो कि असली सावन है और उन्हें देख हंसता है। फिर हम किसी इन्वायरमेंट इवेंट का सीन देखते हैं और इसी इवेंट में सावन पर्सनली स्पीच देने वाला था, जिसमें हिजू उसके लिए साइन इंटरप्रेटर का काम करने वाली थी। फिर ये दोनों एक साथ स्टेज पे आते हैं, जिसके बाद सावन अपना स्पीच देना चालू करता है और हिजू सबको साइन लैंग्वेज में बताने लगती है। फिर सावन का स्पीच खत्म हो जाता है। फिर हम रिपोर्टर जान को देखते हैं जो सावन को कॉल पे बताते हैं कि मैंने गायब हुए बच्चों के बारे में सब कुछ ढूंढ लिया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो सावन कहते हैं इसीलिए मुझे कॉल किया। तभी रिपोर्टर कहते हैं क्या तुम्हें पता है जो बच्चे गायब हुए थे उसमें ट्विंस भी थे, जिसका मतलब गायब हुए बच्चे का ट्विन ब्रदर अभी भी बाहर घूम रहा है। फिर सावन फोन काट देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सावन किसी माउंटेन पे जा रहा होता है क्योंकि सावन ने उसे माउंटेन के बारे में बताया था जहाँ पे काला बैग छुपाया गया है। फिर हम डोजे और हिजू को देखते हैं जहाँ डोजे हिजू से कहता है स्पोक्स पर्सन ने मुझे आपको ऑफिस छोड़ने के लिए कहा था, जहाँ वो हिजू को पानी भी देता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम सावन को देखते हैं जहाँ वो उस माउंटेन पर पहुंच गया था, जहाँ वो देखा है वहाँ पे कुछ कब्र भी होते हैं जो बच्चों का ही थे। तभी उसे रिपोर्टर जैन का कॉल आता है जो उसे बताते हैं पुलिस से चापलूसी करने के बाद मुझे एक्सेस मिल गया, जिसके बाद मैंने डीएनए डाटाबेस को सर्च किया और मुझे ट्विंस के बारे में पता चल गया। और वो शाम को वो रिपोर्ट भेज देते हैं, जहाँ सावन वो रिपोर्ट देखता है और सावन के तो होश उड़ जाते हैं। फिर हम दोजे की कार को देखते हैं जहाँ वो किसी सुनसान इलाके में था, जहाँ उसके मोबाइल पे सावन का कॉल आ रहा था लेकिन वो फोन कर देता है और हम देखते हैं कि उसके कार में हिजू बेहोश पड़ी थी। और इसी सीन से हमें पता चल जाता है कि आखिरकार दोजे कौन है। इधर सावन बहुत बेचैन हो गया था क्योंकि उस रिपोर्ट में दोजे का ही नाम था। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।